आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? जी हाँ, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार निम्नलिखित में से किसने दिए थे? अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम एन राय ने संविधान सभा का विचार पहली बार दिए थे। और कब दिए थे चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो संविधान सभा का विचार 1934 में एम एन राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का विचार वर्ष 1934 में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो एम एन राय के द्वारा। और दूसरा आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का विचार एम एन राय द्वारा किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? तो वर्ष 1934 में। और संविधान सभा को संविधान को अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। यानी संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात करें आज का 2 नंबर प्रश्न का, तो चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? आई होप कि आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से जरूर याद होगा। तो इस वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। और किसके खिलाफ? तो नील की खेती के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें आज का 3 नंबर प्रश्न का, तो नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? जी हाँ, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। और यह भारत तिब्बत की सीमा पर समुद्र तल से 14,450 फीट ऊपर स्थित है। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जानकी पटनायक जो थी ये राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात कर ले आज का 5 नंबर प्रश्न का, तो भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया? जी हाँ, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय एवं संघीय व्यवस्था को चुना गया। और भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें सरकार की संसदीय व्यवस्था है। ये विद्यार्थीगण आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज के क्लास के वीडियो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुँचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते, पढ़ाए जाते और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। और आपको डेली के क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है रिवीजन करने के लिए। बात कर ले आज का 6 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई, किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी। और वर्ष 1962 में इसकी पहली बैठक हुई थी। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1962 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्ष होते हैं। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो बात करें आज का 7 नंबर प्रश्न का, तो मिजोरम राज्य का गठन डैश में हुआ था? यानी मिजोरम राज्य का गठन जो हुआ किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य का गठन हुआ था। और बात कर ले आज का 8 नंबर प्रश्न का, तो आज का 8 नंबर प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
की स्थापना किस वर्ष हुई? जी हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। और एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बात करें आज का 9 नंबर प्रश्न का। तो किस वर्ष से शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट लागू हुआ? जी हाँ, किस वर्ष से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। और बात कर ले आज का 10 नंबर प्रश्न का। तो आज का 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? ये आपको पहचान करके बताना है। तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इनमें से सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं आज का 11 नंबर प्रश्न का। तो आज का 11 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जी हाँ, भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे उनका क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 12 नंबर प्रश्न को और बात कर ले आज का 12 नंबर प्रश्न का। तो स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वह आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को। तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लीमेंट एटली भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का। तो यह किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? जी हाँ, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य कहा जाता है, किन्हें? बाल गंगाधर तिलक को। और उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बात करें आज का 15 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको पहचान करना है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। जी हाँ, इनमें से सभी सही, यानी दिए गए विकल्पों में से सभी सही है। यानी प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले और बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो यहाँ से आपका 3 प्रश्न कवर हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बात कर ले आज का 16 नंबर प्रश्न का। तो 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? जी हाँ, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के लिए। और बात करें आज का 17 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है ये आपको अब पहचान करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, चीन की राजधानी टोक्यो नहीं है बल्कि चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है चीन की राजधानी। तो ये आप नोट कर लीजिए, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। और बात करें ऑप्शन ए का तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को, नेपाल का काठमांडू और अफगानिस्तान का काबुल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देश और उसकी राजधानी और मुद्रा का नाम जरूर याद रखें, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपसे आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें 18 नंबर प्रश्न का। तो किस सदन का अध्यक्ष
उस सदन का सदस्य नहीं होता है। जी हाँ, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। जी हाँ, राज्यसभा सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बात करें आज का 19 नंबर प्रश्न का, तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? जी हाँ, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और यह पुरस्कार उन्हें कब मिला? तो 1968 में। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो बात कर ले आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो पहले राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? जी हाँ, पहले राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। और कहाँ? तो हैमिल्टन कनाडा में। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात कर ले आज का 21 नंबर प्रश्न का, तो घाघरा का युद्ध इनमें से किस वर्ष लड़ा गया था? जी हाँ, घाघरा का जो युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। और किसके बीच? तो बाबर और अफगान के बीच। तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, लेकिन किसके बीच? तो बाबर और अफगान के बीच। दूसरा आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि घाघरा का युद्ध 1529 में किसके बीच हुआ था? तो बाबर और अफगान के बीच। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात कर ले आज का 22 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित वर्णकों में से कौन सा प्याज में लाल रंग का कारण बनता है? जी हाँ, निम्नलिखित वर्णकों में से कौन सा प्याज में लाल रंग का कारण बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन। जी चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें आज का 23 नंबर प्रश्न का, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान है। जी हाँ, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। और बात करें आज का 24 नंबर प्रश्न का, तो आज का 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है? जी हाँ, निम्न में से कौन जो है अधिवर्ष है, ये आपको पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1200 जो है अधिवर्ष है, यानी 400 जो विभाज्य उसे अधिवर्ष कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें आज का 25 नंबर प्रश्न का, तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। और बात कर ले इसका रासायनिक सूत्र का, तो CaSO4 जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। और बात कर ले आज का 26 नंबर प्रश्न का, तो आज का 26 नंबर प्रश्न है, पेड़ को काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता चलता है? जी हाँ, पेड़ को काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता चलता है? यानी ये मान के चलिए ये पौधा है, ठीक है, और जब इसको यहाँ से काटा जा सकता है तो ये रिंग बन रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ की आयु का पता चलता है, पेड़ को काटने पर जो रिंग निकलती है उससे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं आज का 27 नंबर प्रश्न को। तो हीरा निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? जी हाँ, हीरा जो है निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, कार्बन का अपरूप है हीरा। और एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात कर ले आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो फ्रीज में कौन सी गैस भरी जाती है? जी हाँ, फ्रीज में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, मेफ्रॉन गैस भरी जाती है फ्रिज में। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो डैश रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, यानी सर्वदाता कहा जाता है, यानी कौन से रक्त समूह वाले व्यक्तियों को? तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न को। और बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो मैग्नीशियम सल्फेट का आम नाम क्या है? जी हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेट का जो आम नाम है निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंधा नमक। जी हाँ, सेंधा नमक आम नाम है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का। चलिए देख लेते हैं आज का 31 नंबर प्रश्न को। और बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो एक उठे हुए हथौड़े में क्या होता है? जी हाँ, एक उठे हुए हथौड़े में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा होता है एक उठे हुए हथौड़े में। आज का 32 नंबर प्रश्न का, तो निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए
निम्न में से कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए। और बात कर ले आज का 33 नंबर प्रश्न का। तो 33 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? जी हाँ, ध्वनि की जो चाल होती है अधिकतम किसमें होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस में। जी हाँ, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो ठोस में अधिकतम होती है ध्वनि की चाल। और बात कर ले आज का 34 नंबर प्रश्न का। और बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? जी हाँ, निम्न में से किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और बात करें आज का 35 नंबर प्रश्न का, तो विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? जी हाँ, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो पोलियो। जी हाँ, विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो पोलियो होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात कर ले आज का 36 नंबर प्रश्न का। तो ओजोन का सूत्र क्या है? जी हाँ, ओजोन का जो सूत्र होता है निम्नलिखित में से क्या है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, O3 ओजोन का सूत्र होता है। और बात कर ले आज का 37 नंबर प्रश्न का। तो थायमीन निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जी हाँ, थायमीन जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और चलिए विटामिन से संबंधित आपको अधिक जानकारी दे देते हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन B1 का थायमीन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का नियासिन। और विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B7 का बायोटीन। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो फ्री में आपको पीडीएफ दिया जाता है, उसमें आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। तो आज का क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से